गुड। आज ऑल 4 क्लास है सर, बढ़िया बढ़िया। तुम्हारे अपना टाइम आ गया, बढ़िया। तुम्हारा टाइम आ गया तो अब चलो पढ़ाई करें बेटा। बोलो क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में हम लोग? कर रहे थे और क्या कर रहे थे? साउंड लेवल में क्वेश्चन कर रहे थे, इंटेंसिटी वगैरह हो गया था, पिच लाउडनेस वगैरह हो गया था। ओके चलो आगे बढ़े बेटा। फिर अब चलो बात करें हम लोग कोहेरेंट सॉरी इंटरफेरेंस की बात करें, ठीक है बेटा। तो देख बेटा, सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है बेटा। तो सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस में कुछ नया नहीं है बेटा, जो तुम पहले पढ़े थे वही ये भी है, जो तुमने स्ट्रिंग वेव में पढ़ा था बेटा, जो तुमने स्ट्रिंग वेव में किया था वही सेम है ये भी, सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस है ना। जैसे कि मान लो दो साउंड वेव होंगे, अगर दो साउंड वेव होंगे बेटा, कहोगे डेल P1 इक्वल टू डेल P01 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा हमारा डेल P2 इक्वल टू डेल P02 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है ना बेटा। तो बताओ ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही है बेटा या अपोजिट डायरेक्शन में? बोलो बेटा, ये सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? बोलो बच्चा, सेम डायरेक्शन में है ना, बिल्कुल सही बात। ये हमारे हैं बेटा सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो देख बेटा, जब ये सुपर इम्पोज हो गए, जब ये सुपर इम्पोज होंगे बेटा, है ना, तो अभी हमारा क्या है, ये बच्चा इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। तो क्या कहोगे बेटा, ऑन सुपरपोजिशन, ऑन सुपरपोजिशन जब ये सुपर इम्पोज होंगे तो कहोगे बेटा डेल P इक्वल टू डेल P1 प्लस डेल P2, है ना बेटा। दोनों प्रेशर ऐड हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से बनेगा क्या, नया सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, नया वेव का इक्वेशन, डेल P0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने स्ट्रिंग वेव में किया था, है ना बेटा। ठीक, और डेल P0 क्या था बताओ, डेल P0 क्या था, डेल P0 होगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ डेल P01 स्क्वायर प्लस डेल P0 स्क्वायर प्लस 2 डेल P01 डेल P02, है ना बेटा, cos फाई। बोलो, बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था बेटा हम लोगों ने। तो देखो बेटा, यहां से एक नया बात कर सकते हैं हम लोग, क्या, एज इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना बेटा। तो इसको अगर स्क्वायर कर दो, यहां से रूट को हटा दो बेटा, इसको अगर स्क्वायर कर दो तो इंटेंसिटी बेटा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। बोल बेटा, होगा ना, ठीक है। फिर से वैसे ही कहोगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना बेटा। बोलो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था बेटा, बोलो बोलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब, बोलो बेटा, मैक्सिमा, बिल्कुल सही बात, है ना बेटा। फिर से कहोगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा बेटा
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कहोगे कि इसका मतलब होगा मैक्सिमा, है ना बेटा। मैक्सिमा मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, डेल पी नॉट वन प्लस डेल पी नॉट टू, है ना बेटा। और इंटेंसिटी क्या हो जाएगा देखो, और कहोगे कि इंटेंसिटी हो जाएगी बेटा रिजल्टेंट स्क्वायर रूट आई वन प्लस स्क्वायर रूट आई टू का स्क्वायर, है ना बेटा। ऐसा कब होता है, क्या कहोगे, इफ cos फाई इक्वल टू 2n पाई, है ना बेटा। फेज डिफरेंस अगर फाई 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 इक्वल टू 2n पाई, फेज डिफरेंस क्या हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना बेटा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है बताओ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, तो कहोगे बेटा डिस्ट्रक्टिव का मतलब मिनिमा, है ना बेटा। मिनिमा मतलब कहोगे डेल पी नॉट का वैल्यू डेल पी नॉट वन माइनस डेल पी नॉट टू का मॉड, है ना बेटा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी रूट आई वन माइनस रूट आई टू का स्क्वायर। कब होता है बेटा ऐसा, जब फाई इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, बोलो। इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो मैक्सिमा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो मिनिमा, है ना। लिख लो, कुछ नया नहीं, जैसा पढ़ रहे थे तुमने स्ट्रिंग वेव में बिल्कुल वही सेम। लिख लिया बच्चा, इरेज कर दूं। हाँ बेटा, स्ट्रिंग वेव में इंटेंसिटी की बात नहीं होती, पावर की बात होती है। स्ट्रिंग वेव में इंटेंसिटी की बात नहीं होती है बेटा। अब हो गया बेटा, चलो इरेज कर रहा हूं बेटा। अब देखो,
ये तो बात हुई बेटा इन सेम डायरेक्शन, है ना। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो क्या पढ़ा तुमने, तो बताओ। स्ट्रिंग वेव में अपोजिट डायरेक्शन में आने में क्या पढ़ा था, बोलो बोलो। जब अपोजिट डायरेक्शन में वेव सुपर इम्पोज करती थी तो क्या बनता था, अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करने से स्टैंडिंग वेव बनता था, है ना बेटा। ठीक है, तो क्या कहोगे, स्टैंडिंग वेव फॉर्म्स, है ना, स्टैंडिंग वेव फॉर्म्स। ठीक है बेटा, लाइक स्ट्रिंग वेव, है ना। जिस तरह से स्ट्रिंग वेव में तुम पढ़ा था ना बेटा, वैसे यहां ही बनेगा, है ना। बस थोड़ा सा अंतर ये होगा बेटा कि यहां हमें डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर दोनों की बात करनी पड़ती है ना। ठीक है, यहां भी लिखोगे बेटा कि नोड्स एंड एंटी नोड्स, नोड्स एंड एंटी नोड्स विल फॉर्म, है ना बेटा। नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे, दो नोड्स के बीच की दूरी λ/2, दो एंटी नोड्स के बीच की दूरी ये भी λ/2, है ना बेटा। अब बताओ, प्रेशर का डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर का नोड और डिस्प्लेसमेंट का नोड दोनों एक ही जगह पे होगा या अलग जगह पे होगा, सोचो तो, सोचो, सोच के बताओ। एट द पोजीशन ऑफ, at the position of displacement node, pressure एंटी नोड फॉर्म, है ना बेटा, एंड वाइस वर्सा, समझा। जहां प्रेशर का नोड होगा वहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, है ना। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के वेव के इक्वेशन में और प्रेशर के वेव के इक्वेशन में π/2 का होता है बेटा फेज डिफरेंस। π/2 फेज डिफरेंस का मतलब λ/4, और λ/4 का मतलब नोड से एंटी नोड, है ना बेटा। तो नोड से एंटी नोड का आगे पीछे रहेगा क्योंकि π/2 का फेज डिफरेंस है ना बेटा। ठीक है, नोट कर लो इसको। नोट कर ले बच्चा। अब चलो बात करें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे हम लोग कहेंगे कोहेरेंस एंड इनकोहेरेंस। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा हमने अब तक क्या पढ़ा कि दो वेव्स की इंटरफेरेंस है बेटा, दो वेव्स के इंटरफेरेंस में अगर फेज डिफरेंस 2n पाई होगा तो मैक्सिमा होगा, और अगर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो मिनिमा होगा, है ना बेटा। अब चलो बात करें कोहेरेंस, कोहेरेंस एंड इनकोहेरेंस, कोहेरेंस एंड इनकोहेरेंस इन साउंड। ठीक है बेटा, तो देख बेटा कोहेरेंट और इनकोहेरेंट क्या होता है ना, देखा जाए। लिखेंगे बेटा हम लोग क्या, देखो if two waves have phase difference constant, phase difference constant with time, है ना बेटा। कोई भी अगर दो वेव हो
और उसके बीच का फेज डिफरेंस क्या हो, टाइम के साथ कांस्टेंट हो, है ना बेटा, ठीक है, देन waves are called to be derived from coherent sources। ठीक है, अगर कोई दो वेव हो बेटा जिसका इंटरफेरेंस हो रहा हो, है ना, इन दोनों वेव का फेज डिफरेंस समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए कांस्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसको कोहेरेंट सोर्सेस से आए हुए वेव। फिर सुनो, दो वेव्स जब इंटरफेयर हो रही हो किसी पॉइंट पे और वहां का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो, है ना बेटा, इसका मतलब मान लो अगर वहां पे तुम्हें मैक्सिमम साउंड मिल रहा है ना बेटा, अगर वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट पे है, मतलब उस पॉइंट पे तुम खड़े हो जाओ और तुमको हमेशा तेज आवाज सुनाई पड़े, है ना बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हम बोलेंगे कि वेव जो है कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही हैं, है ना। लेकिन सोचो अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हुआ, इसका मतलब समय के साथ बदल रहा है ना बेटा, कभी एक कंडीशन मैक्सिमा का हो गया, कभी एक कंडीशन मिनिमा का हो गया, कभी ये कुछ और का हो गया। बोलो बेटा, बात समझा ना, अगर फेज डिफरेंस वेरी कर रहा है तो मान ले बेटा अभी फेज डिफरेंस पाई है, इसका मतलब एक कंडीशन ऑफ मिनिमा है, कुछ देर बाद 2 पाई हो गया, फिर मैक्सिमा हो गया, फिर मिनिमा हो गया, फिर मैक्सिमा हो गया। मतलब अगर तुम एक जगह पे खड़े हो और तुम्हें आवाज की इंटेंसिटी बदलती हुई महसूस हो रही है तो कहोगे सोर्सेज इनकोहेरेंट है। ठीक है बच्चा, है ना, तो क्या लिखोगे बेटा, अगला पॉइंट कहेंगे बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न obtained from coherent sources, है ना, आर स्टेबल, है ना बेटा, स्थिर होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना बच्चा, ठीक है, ठीक है। अब मान लो तुमसे पूछे कि मान लो बेटा फेज है ना, तो मान लिया दो वेव्स, चलो मान ले पहले वेव का फेज है ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस 5n, थीटा 2 हमारा है बेटा ओमेगा 2t माइनस k2x2 प्लस 5 2, है ना। सोचो मान लो ये एक सोर्स और ये एक सोर्स, इन दोनों की वेव्स इंटरफेयर हुई, तो देख बेटा जब ये इंटरफेयर हुई यहां पे, है ना, तो महसूस करो इंटरफेयर होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक साथ पहुंची, तो टाइम तो सेम ही होगा ना, बताओ, ये टी बेटा दोनों का सेम ही होगा ना, बोलो, है ना। जबकि x1 x2 क्या है बेटा, ये हमारा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हो सकता है कि ये पॉइंट यहां से x1 की दूरी पे हो और यहां से x2 की दूरी पे हो, बोलो बेटा, हो सकता है ना। जैसे कि मान लो तुम दो दोस्त ये डिसाइड करो कि चलो कहीं मिलते हैं, है ना बेटा, तो हो सकता है कि तुम दोनों अलग अलग दूरी तय करके पहुंचो वहां, है ना बेटा। क्या ये हो सकता है कि अलग टाइम पे आओ, अलग टाइम पे आओगे तो क्या मिलोगे, बोलो, नहीं ना बच्चा, टाइम सेम होना पड़ेगा ना, तो टाइम तो सेम ही होगा, एक्स अलग अलग हो सकता है, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा फेज डिफरेंस, तो देखो तो बेटा इनका अगर कहा जाए फेज डिफरेंस, है ना, तो फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना बेटा, है ना। तो बताओ ऐसा क्या किया जाए, है ना, कि ये फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बोलो क्या करें, बोलो क्या करें, जल्दी बताओ, ऐसा क्या किया जाए कि फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड ना करे। बिल्कुल सही बात, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1, ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम कर दो, तो डिफरेंस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए बताओ, तो कहेंगे सोर्स इन साउंड, है ना बेटा, क्या कहोगे, सोर्सेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सोर्सेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर कोहेरेंट, है ना बेटा,
समझा? सेम फ्रीक्वेंसी का सोर्स होगा बेटा वो कोहेरेंट होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है ना? तो यू भी कह सकते हो ना बेटा, टू साउंड बॉक्सेस, टू साउंड बॉक्सेस derived from same amplifier are always coherent, है ना बेटा? अगर एक ही एम्पलीफायर से दो साउंड बॉक्स जोड़ दो, है ना बेटा, तो हमेशा क्या होंगे? हमेशा वो कोहेरेंट होंगे। ठीक है ना? लिख ले बच्चा। एम्पलीफायर मींस, अरे बेटा स्पीकर से तुम जोड़ते हो ना वायर को, किसी बॉक्स जोड़ते हो ना, म्यूजिक सिस्टम देखा होगा ना, म्यूजिक सिस्टम से दो स्पीकर जोड़ते हो ना बेटा, है ना? तो एम्पलीफायर क्या करता है? छोटे छोटे डिस्टरबेंस को बड़ी आवाज करता है बेटा। एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफाई करने वाला, आवाज को तेज करने वाला। लेंगे बच्चा, जल्दी लेंगे, नोट कर बच्चा फटाफट। लिख ले बच्चा। शिवम बोलो। सर सेकंड पॉइंट है कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज आर स्टेबल। सर इसका स्टेबल, हाँ बेटा। मतलब क्या रेगुलर होते हैं, ऐसा बोलना चाह रहा है? नहीं बेटा, इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब क्या? देखो, जैसे मान लो अभी डायग्राम में तुमको दिखाया ना बेटा कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है ना, यस सर। तो हो सकता है कि यहाँ मैक्सिमा यस सर। हो सकता है कि मिनिमा हो, यस लेकिन जो कुछ भी हो कांस्टेंट हो, तो स्टेबल बोलेंगे उसको। जी। मैं ऑफलाइन में किस बैच को पढ़ाऊंगा तो मुझे भी नहीं पता बेटा, जब टाइम टेबल बनता है तो पता होता है हम लोग को। नोट कर ले बच्चा। अब 12th में आना नयन, अभी क्या करेगा आकर के, है ना? 12th में ही आना अच्छा रहेगा। एज कर रहा हूं बेटा। देख बेटा, अब चलो बात करें इंटरफेरेंस फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है बेटा? अब देखा जाए इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? कोहेरेंस का मतलब होता है एक जैसा होना। एक जैसा होने से, मान लो दो लोग है ना बेटा, अगर एक ही मुद्दे पे सोच रहे हो, एक जैसा सोच रहे हो, तो क्या कहोगे कि हमारी सोच जो है वो कोहेरेंट है ना? देख बेटा, अब देखा जाए इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस, है ना बेटा? ठीक है, हमने कहा मान लो जिन दो वेव्स की इंटरफेरेंस की बात हो रही है ना बेटा, ये दोनों सोर्सेज जो हैं कोहेरेंट है। मान लिया ये हमारा सोर्स S1 है ना बेटा, और मान लिया ये सोर्स S2,
मान लिया इसका इनिशियल फेज 0 और इसका भी इनिशियल फेज 0, दोनों सोर्सेस का बेटा इनिशियल फेज 0 है ना। अब देख बेटा यहां से वेव आई और यहां से वेव आई और यहां पे इनका इंटरफेरेंस हुआ, है ना बेटा। चलो मान लो कि ये दूरी जो हमारी है बेटा वो x है और ये दूरी हमारी है बेटा डेल्टा x, है ना। तो डेल्टा x इक्वल टू क्या है, तो डेल्टा x इक्वल टू हमारा है बेटा पाथ डिफरेंस। डेल्टा x हमारा क्या है बेटा, ये है पाथ डिफरेंस, इसके पाथ की लंबाई और इसके पाथ की लंबाई में अंतर। सिंपल ज्योमेट्रिकली नाप लो, ज्योमेट्रिकली सिंपल नाप लो, यहां से यहां कितना दूर, यहां से यहां कितना दूर, बस उस दूरी का अंतर। ठीक है बेटा। तो अब देखो, तो अगर हम बोले बेटा फेज डिफरेंस, अब मैं अगर बोलूं फेज डिफरेंस, है ना बेटा, तो इनके बीच का अगर कहा जाए बेटा फेज डिफरेंस, है ना, तो फेज डिफरेंस क्या कहोगे, कहोगे फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू θ1 माइनस θ2, है ना बेटा। तो पहले वाले का फेज कितना हुआ, पहले वाले का फेज हुआ बेटा ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, के एक्स, है ना बेटा। और दूसरे वाले का क्या हुआ, ये हुआ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना बेटा। हमने कहा था ना कोहेरेंट है, इसका मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है ना बेटा, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों का ओमेगा भी सेम है ना। तो अब देखो इसका डिफरेंस करोगे तो क्या होगा, ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा, के डेल्टा एक्स, बोल बेटा, होगा ना के डेल्टा एक्स। ठीक है बेटा। तो क्या कहोगे कि फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू के कितना हुआ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, बोल बेटा। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में यही संबंध होगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहां लिखोगे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, है ना बेटा, इज ड्यू टू पाथ डिफरेंस, बोल बेटा। पाथ में डिफरेंस है इसलिए फेज डिफरेंस है ना। तब तुम कहोगे कि अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, है ना बेटा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए होता है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कहते तुम, कि फेज डिफरेंस था कितना 2n पाई ना बेटा। ठीक है। अगर इसको यहां पुट कर लिया जाए, है ना, तो इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, इसका मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, बोलो बेटा। ठीक है ना। तो अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या देख लो, यहां से यहां की लंबाई देखो, यहां से यहां की लंबाई देखो, अगर इसके बीच का अंतर वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल है तो पक्का मैक्सिमा होगा। ठीक है ना बेटा, है ना। और अगर कहते हो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना बेटा, तो कहोगे इसमें डेल्टा एक्स बराबर फाई इक्वल टू 2n माइनस वन प्लस वन भी चलेगा ना, इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा, बोल बेटा, है ना। तुम यहां प्लस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना बेटा। ठीक है। देखो बेटा इस चीज को फाई को, है ना बेटा, ऐसे भी कह सकते हो ना, देखो तो बेटा ऐसे भी कह सकते हो ना, बोलो कि आई रिजल्टेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई, बोल बेटा, है ना। तो देखो बेटा अगर ऐसा हो जाए कि इफ I1 इक्वल टू I2, है ना बेटा, है ना, या कहो डेल पी नॉट वन बराबर डेल पी नॉट टू, है ना बेटा, दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम हो बेटा तो इंटेंसिटी भी सेम होगी, है ना बेटा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा डेल पी नॉट इक्वल टू 2 डेल पी नॉट वन cos 5/2, है ना बेटा। और आई रिजल्टेंट इक्वल टू कहोगे 4I01 4I1 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है बेटा, लिख ले।
Redmi 4A 9A हैंड रेज कर बच्चा। लिख ले बच्चा। गोपाल बोलो। सर ये जो फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है वो वेव ऑन स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कौन सा? ये भला ये ये वाला सर, फॉर्मूला। हाँ ये अगर सर। कोहेरेंट हुआ तो कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, बस ये पूछना था। थैंक यू सर। ओके बच्चा। लिख ले बेटा। हो गया बच्चा, इरेज कर दूं? के सेम कैसे होगा? देख बेटा, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है ना, और मीडियम सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गया बेटा, वेव की वेलोसिटी भी सेम हो गई। तो वेव की वेलोसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, तो वेवलेंथ भी सेम होगा ना। देख बेटा, क्वेश्चन कहता है कि मान लिया ये दो सोर्सेज बेटा, एक हमारा ये S1 और ये S2, ठीक है बेटा, यहां से एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पे है ना बेटा, और ये हमारा क्या है? ये है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। एक पॉइंट यहां लिया A, एक पॉइंट यहां लिया B, और एक पॉइंट यहां लिया C, ठीक है बेटा। सवाल में कहता है इन द गिवन फिगर sources produce sound in frequency 85 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मार दिया है बेटा 85 हर्ट्ज, है ना। एंड स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहता है सोर्सेज produce equal intensity I नॉट, है ना बेटा। तो कहता है फाइंड इंटेंसिटी एट A, B एंड C। बनाओ बेटा, A B C पे कितना कितना इंटेंसिटी होगा? ठीक है, ये लिखा है बेटा सोर्सेज आर इन फेज, मतलब पहले से कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है बच्चा। बनाओ।
सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है प्रोड्यूस। चल देखते बेटा, मैं करता हूं। बोल बेटा, अगर मैं ए वाले पॉइंट की बात करूं तो बोलते बेटा ए वाला पॉइंट पे जब ये दोनों वेव पहुंचेगा बेटा, तो बोलो यहां कोई पाथ डिफरेंस है कि नहीं है? इनके पाथ में अंतर है कि नहीं? बोलो बेटा, इसका पाथ की लंबाई इसके पाथ की लंबाई में कितने का अंतर है? 2 मीटर का डिफरेंस है ना बेटा। लेकिन बताओ सवाल में लैम्डा क्या दिया है? तो लैम्डा तो बी बाई एफ हो जाएगा बेटा 4 मीटर, है कि नहीं? है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए अगर हम कहें बेटा एट ए, तो ए वाले पॉइंट पे क्या कहोगे कि पार्ट डिफरेंस तो 2 मीटर है ना। और 2 मीटर का मतलब लैम्डा बाई 2 हो गया। 2 मीटर का मतलब बेटा लैम्डा बाई 2 हो गया, है ना। और अगर लैम्डा बाई 2 हो गया, इसका मतलब ये तो कंडीशन ऑफ मिनिमा है बेटा। बोलो, है ना। ये कंडीशन ऑफ मिनिमा है ना। बोलो बेटा, इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। बोलो बोलो, है ना। मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम का फॉर्मूला रूट ओवर I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। तो अभी 0 हो जाएगा बेटा, है कि नहीं? और देख बेटा, जैसा तुम्हारा ए पे है वैसे ही सी पे भी है ना बेटा, है ना। तो लिख देते हैं सेम फॉर सी वाले पॉइंट पे बेटा सेम पार्ट डिफरेंस, है ना। अब लिख रहा हूं एट बी। तो बोलो बेटा बी वाला पॉइंट पे कितना पार्ट डिफरेंस है? बोलो, बी वाला पॉइंट पे इनके पाथ में और इसके पाथ में कितने का अंतर है? तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं बेटा, है ना। क्या कहोगे? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, तो बेटा ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो गया ना। बोलो, है ना बेटा, ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो गया बेटा। और ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो गया, इसका मतलब कहेंगे बेटा आई रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट I2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4I0। बोल बेटा, होगा ना। समझा? कंडीशन ऑफ मिनिमम मैक्सिमा कैसे? पेज पीछे पलट के देखो। मैक्सिमा के लिए बेटा डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, और मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा, है ना। आगे देखो बेटा, सवाल में थोड़ा चेंज कर रहे हैं। सवाल में चेंज कर रहे हैं। ये 2 मीटर काट के बोल दिया 1 मीटर, है ना बेटा। अब लिख रहा हूं मैं सोर्स S1, सोर्स S1 लीड्स S2 बाई पाई बाई 2। S1 लीड्स S2 बाई पाई बाई 2। करो अब। हाँ बेटा करेंगे डिस्कस, इंतजार करो अभी।
बताया तो सेम फॉर सी लिख दिया ना बेटा। बनाओ बनाओ। चलो मैं करता हूं, देखो। देख बेटा, अभी वाले कंडीशन में मैंने कहा देखो बेटा, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे क्या लिखा है बेटा, कि कहता है सोर्स लीड्स S2 बाई पाई बाई 2। इसका मतलब बेटा इसका फेज अगर 0 है ना बेटा, तो इसका फेज पाई बाई 2 है। बोलो बेटा, है कि नहीं? इसका फेज 0 है बेटा, तो इसका फेज पाई बाई 2 है ना। अब देखो बेटा, जो डिस्टेंस हमारा 1 मीटर है ना बेटा, अभी फिर से देखो, लैम्डा तो हमारा 4 मीटर है बेटा। इसका मतलब जो 1 मीटर है ये लैम्डा बाई 4 है। बोलो, है ना। और लैम्डा बाई 4 किसके होता है इक्विवेलेंट? बोलो बोलो, पाई बाई 2 से। बोलो, लैम्डा बाई 4 पाई बाई 2 के होता है इक्विवेलेंट, है ना। अब बताओ मुझे बेटा, डिस्टेंस बढ़ता है तो फेज घटता है कि बढ़ता है? बोलो बोलो, डिस्टेंस बढ़ने से फेज घटता है या बढ़ता है? फेज घटता है ना बेटा, ओमेगा टी माइनस के एक्स ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स ना बेटा। बोलो, है ना। तो देख बेटा, अगर इस वाले पॉइंट की बात की जाए, ए वाले पॉइंट पे, है ना, तो देखते बेटा ए वाला पॉइंट पे क्या कहोगे? जिसकी दूरी कम है बेटा, जिसकी दूरी कम है ना, उसका फेज ज्यादा है। बोलो, जिसकी दूरी कम है इसका फेज ज्यादा है। बोलो, है कि नहीं? बात समझा ना? जिसकी दूरी कम है उसका फेज ज्यादा है। दूरी कितनी कम है? तो कहेंगे 1 मीटर। इसका मतलब फेज पाई बाई 2 ज्यादा होना चाहिए। बोलो, फेज पाई बाई 2 ज्यादा होना चाहिए ना बेटा, है कि नहीं? इसका मतलब हम कहेंगे फेज डिफरेंस एट ए इक्वल टू 0। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई? पहले ये ज्यादा था ना बेटा, पहले ये ज्यादा था ना, दूरी कम करके ये पाई बाई 2 मेकअप कर लिया, पाई बाई 2 मेकअप कर लिया, तो फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा नेट, है ना। तो नेट फेज डिफरेंस 0 हो गया। इसका मतलब क्या है बेटा? ये मैक्सिमा हो गया ना बेटा। इसका मतलब इंटेंसिटी एट ए ये हो गया बेटा 4I0, है ना। अब कहोगे एट बी, बी वाले पे क्या कहोगे? बी पे कहोगे बेटा ये तो पाथ डिफरेंस 0 है, ये पाथ का डिफरेंस 0 है ना बेटा। इसका मतलब जो फेज डिफरेंस पहले था उतना ही रह जाएगा, है ना बेटा। इसका मतलब फेज डिफरेंस पहले अगर पाई बाई 2 था बेटा, है ना, तो वही पाई बाई 2 रह जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या था बेटा? 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये हो जाएगा बेटा 2I0। बोलो बेटा, बात समझा ना? अब कहेगा एट सी, तो देखते बेटा सी वाले पॉइंट पे, सी वाले पे क्या बोलेगा? देखो अब सी वाले पे क्या हो गया, सी वाले पे देखो बेटा इसका फेज बड़ा हो जाएगा, इसका पाथ बड़ा हो जाएगा ना। बोलो, इसका पाथ बड़ा और इसका फेज, इसका पाथ छोटा। जिसका छोटा पाथ होगा बेटा उसका फेज बड़ा होगा, है ना। तो पहले ही पाई बाई 2 ज्यादा था, वो तो पहले ही पाई बाई 2 ज्यादा था ना बेटा, पाई बाई 2 और एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब क्या बोलोगे? फेज डिफरेंस एट सी बराबर
पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू पाई। ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया बेटा। इसका मतलब ये तो हमारा आ गया कंडीशन ऑफ मिनिमा, बोल बेटा, है ना। इसका मतलब इंटेंसिटी एट सी बराबर 0। ठीक है, हैंड रेज करो, कोई दिक्कत है तो। गोपाल बोलो बेटा। ओ सर ये फेज डिफरेंस एट A0 कैसे आया? चलो देखो, देखते बेटा, दूरी बढ़ने से फेज घटता है ना। यस सर। तो देखते बेटा, यहाँ फेज कितना था, 0 ना। यस सर। और यहां से अगर इतनी दूरी हम आगे गए, चलो इसको मान लेते हैं हम x, तो क्या बोलोगे इसके फेज 0 माइनस के इंटू एक्स, बोलो बेटा। यस सर। बोलोगे ना। यस सर। ठीक, और इसका यहाँ कितना बोलोगे फेज, तो कहोगे 0 माइनस के ऑफ x प्लस 1। जी सर। बोलो। यस सर। 1 किसके बराबर था, 1 किसके बराबर था, पाई बाई लैम्डा बाई लैम्डा 4। बाई 4। यस सर। बोलो बेटा, है ना। तो ये कितना बचा, माइनस के एक्स, है ना। देखो जी सर। इसका यहाँ 0 था, लेकिन इसका यहाँ 0 तो नहीं था ना बेटा। नहीं, कितना था इसका, पाई बाई 2। तो इसका कितना हो गया फेज, तो देखो k इंटू लैम्डा बाई 4 ये भी हो जाएगा पाई बाई 2, यस सर। यस सर। यस सर। k लैम्डा बाई 4 ये भी हो जाएगा पाई बाई 2। तो बोलो कितना हो गया फेज डिफरेंस, ये भी माइनस के एक्स। यस तो सर। बोलो कितना हो गया फेज डिफरेंस 0। दोनों में। यस अब सर। समझ में आया। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। पीयूष बोलो। सर वो फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं है सर, लेमडा बाई 2 के बराबर कैसे होगा लेमडा बाई 4? लैम्डा बाई 2 नहीं बेटा, पाई बाई 2 है वो, इक्विवेलेंट है वो। वो लैम्डा पाई बाई 2 2, पाई यस के सर। बराबर होता है ना, वो कैसा होता है नेटवर्क ना। लैम्डा जो है यस 2 सर। पाई के इक्विवेलेंट, तो लैम्डा बाई 4 क्या होगा, पाई बाई 2 क्या होगा ना यस सर, आप इक्विवेलेंट। समझ। ओ सर मुझे लगा सर लेमडा है सर। ओके यस बच्चा। सर, थैंक यू। डेल हैंड रेज करो, डेल और आर्यन दोनों हैंड रेज करो बेटा, बात करते हैं कहां दिक्कत है। अब आ गया, ओके। इरेज कर रहा हूं बेटा। देखो बेटा सवाल कैसा है, देखो एक सवाल ऐसा है कि एक मान लो पाइप, एक ऐसा मान लो बेटा पाइप, है ना। ठीक है, इस पाइप में क्या किया गया, एक सेमी सर्कुलर पाइप जोड़ दिया गया। इस पाइप में एक सेमी सर्कुलर पाइप जोड़ दिया। ठीक है बेटा, ऐसे। ठीक है बेटा, है ना। अब इस तरफ में एक सोर्स है और यहां एक ऑब्जर्वर है ना बेटा। ठीक, तो देखो बेटा अब साउंड कैसे जाएगा, साउंड कहोगे यहां से जाएगा एक साथ, लेकिन यहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना बेटा। जब यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फिर देखो इन दोनों का यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा ना बेटा, बोलो। यहाँ पे इनका इंटरफेरेंस होगा ना, और इंटरफेरेंस किया हुआ साउंड सुनेगा वो, है ना। तो सवाल कहता है बेटा इसका रेडियस हमारा आर है, इनका रेडियस आर है ना बेटा। तो कहता है सोर्स प्रोड्यूस साउंड इन वेवलेंथ 2 मीटर, है ना बेटा। तो कहता है फाइंड आर मिनिमम, आर का कम से कम वैल्यू क्या होना चाहिए इफ ऑब्जर्वर डिटेक्ट नो साउंड, अगर ऑब्जर्वर को कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़ी। बोलो।
बेटा लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, है ना, इक्वल नहीं इक्विवेलेंट। बनाओ बनाओ। चलो मैं करता हूं, देखो बेटा, देख तो बच्चा, बोलो इन दोनों वेव में कोई पाथ डिफरेंस है कि नहीं? बोलो तो बेटा। तो कहोगे ना बेटा यहां से यहां जो दूरी है ये तो है 2r, लेकिन यहां से यहां दूरी क्या है बेटा? ये है पाई r, है ना। इसका मतलब डेल्टा x इक्वल टू क्या लिखोगे? लिखोगे पाई r माइनस 2r, है ना बेटा। और क्या कहता है? नो साउंड। इसका मतलब मिनिमा है बेटा। मिनिमा के लिए क्या लिखते हैं? इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा फॉर मिनिमा। बोल बेटा, है ना। इसका मतलब हो गया पाई माइनस 2 इंटू आर इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और लैम्डा हमारा है बेटा 2 मीटर। इसका मतलब ये हो गया 2n माइनस 1 मीटर। तो आर कितना हो गया बच्चा? तो आर हो गया 2n माइनस 1 बाई पाई माइनस 2 मीटर, है ना बेटा। तो आर की कम से कम वैल्यू के लिए n इक्वल टू कितना पुट करोगे मिनिमम के लिए? तो n इक्वल टू 1 पुट कर देना। तो ये हो जाएगा कितना? 1 बाई पाई बाई 2 पाई माइनस 2, इतना मीटर होना चाहिए बेटा रेडियस। ठीक है, गुड। अब बोलो हम लोग क्या डिस्कस करना है बेटा? डिस्कस क्या करना है बच्चा? स्ट्रिंग वेव में क्या? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक बोल रहा है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, एक बोल रहा है एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग मुझे यार। बोलो तो क्या करें डिस्कस? स्ट्रिंग वेव एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, ठीक है निकालो। सेक्शन सी से करना है डिस्कस। मनीष को पूछना है कुछ? निकालो बेटा एक्सरसाइज 1 पार्ट 2।
सेक्शन सी से स्टार्ट करना है। बोलो सेक्शन सी में क्या डाउट है? रोनित D4 D5, प्रेरणा D5, डेल C1 2 3। अरे बदमाश C1 2 3 क्यों पूछोगे? हाँ D4 D5 बताता हूँ, सी शायद हो चुका है। देखो D4 में कहता है वेव पल्स ट्रेवलिंग ऑन ए 2 पीस स्ट्रिंग गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड। अच्छा नहीं हुआ ऐसी, ठीक है। देखो फिर C1 देखो, कहता है वेव मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, ए वेव मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग passes the point x equal to 0 with amplitude a0। ठीक है बच्चा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, पावर p नॉट। अब कहता है वेव ट्रेवल्स डाउन दिस स्ट्रिंग, इट ग्रेजुअली लूज एनर्जी एंड पॉइंट x इक्वल टू l, एवरेज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिकम्स p नॉट बाई 2, है ना बेटा? ठीक है, तो देख बेटा रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, बोलो बेटा। तो बताओ रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज करती है कि नहीं? तो क्या कहोगे? फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, है ना बेटा? फ्रीक्वेंसी सेम, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। बोलो बेटा, है ना? तो आंसर क्या बोलेगा? ओनली ए ना, बोलेगा ना बेटा? पावर प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, पावर हाफ हो गया तो ए स्क्वायर भी हाफ, इसका मतलब एम्पलीट्यूड 1/√2। अब देखो C2 में, C2 तो यही था ना। देखो बेटा C2 में, C2 कहता है ए सिनुसॉइडल वेव विथ amplitude m with a speed v on a string with linear density rho, है ना बेटा? the angular frequency हमारा है ओमेगा, the following conclusions are drawn, mark the one which is correct। कौन सा सही है? तो कहता doubling the frequency doubles the rate, गलत ना बेटा? क्या कहोगे? पावर जो होता है बेटा प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और एम्पलीट्यूड का भी स्क्वायर, है ना बेटा? एम्पलीट्यूड डबल कर देंगे तो पावर हाफ हो जाएगा, गलत। एम्पलीट्यूड डबल कर देंगे तो ये डबल हो जाएगा, ये भी गलत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, सही है ना बेटा? प्रोपोर्शनल था ना वेलोसिटी के? आगे चलो। हाँ बेटा सेम, बिल्कुल सेम। सिनुसॉइडल मतलब साइन और कॉस दोनों आ गया उसमें। अब देखो C3 में, C3 कहता है बेटा सिनुसॉइडल वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर, ट्रांसमिटेड along a string having linear mass density, लैम्डा हो गया बेटा 4 into 10 to the power minus 2 kg per meter, can deliver of average power, एवरेज पावर कितना बेटा? 90 वाट, है ना? A string is under a tension of 100 न्यूटन, टेंशन है बेटा 100 न्यूटन, है ना? फ्रीक्वेंसी एट विच द सोर्स कैन ऑपरेट इज, बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, T इक्वल टू क्या था? T ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर V बाई 2, यही था ना? बोलो पावर, ये 2 भी नीचे था ना? रुको रुको, क्या था? 2 पाई स्क्वायर, रुको, था बेटा T ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 भी था ना बेटा? इसको मैंने कह दिया था म्यू वी स्क्वायर, फिर कहा था हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी, ठीक है? अब देखो D3, D3 कहता है बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो देखो बेटा एक का एम्पलीट्यूड A1 एक का A2, है ना बेटा? फ्रीक्वेंसी इक्वल है लेकिन बेटा फेज डिफरेंस तो दिया नहीं। जब फेज डिफरेंस नहीं दिया तो हम क्या बोलेंगे? मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है ना बेटा रिजल्ट, है ना? D4 देखो, a wave pulse traveling on a 2-piece string gets partially reflected and partially transmitted at the junction, है ना बेटा? रिफ्लेक्ट भी हुआ ट्रांसमिट भी हुआ। इफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड, मतलब उल्टा हो गया, मतलब फेज डिफरेंस पाई। बोलो बेटा रिफ्लेक्टेड वेव में फेज डिफरेंस पाई हो गया, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि वेव जहां पहले जा रहा था ये रेयर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम था, है ना बेटा? डेंसर मीडियम में वेव की स्पीड कम होती है ना बेटा?
बोलो डेंसर मीडियम में वेव की स्पीड कम होती है ना, तो v डैश लेस देन v होगा ना बच्चा, बोलो। D5 देखो, the effect are produced on a given string in space by two waves described by the equation। देखो बेटा इक्वेशन, एक ये है और एक ये है। ym is same for both the waves and phi is the phase angle। कहता है बेटा गलत कौन है, हमें गलत ढूंढना है ना। तो देखो तो पहला क्या कहता है ऑप्शन, मैक्सिमम इंटेंसिटी कैन बी अचीव्ड एट ए पॉइंट इज ट्वाइस द इंटेंसिटी। गलत ना बेटा, बोलो। मैक्सिमम था कितना, 4 आई ना बच्चा। मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट कैन बी अचीव्ड एट ए पॉइंट इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ आइदर वेव एंड cos if phi इक्वल टू 0। ये सही है बेटा, बोलो, है ना। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैन बी अचीव्ड बाय ट्वाइस द एम्पलीट्यूड। बेटा एम्पलीट्यूड डबल होता है ना, when intensity is 0 net amplitude is 0 and phase is pi। ये भी सही है बेटा, हमें ढूंढना था गलत, तो ए ऑप्शन हो गया ना। आगे बोलो, सेक्शन ई में कोई डाउट? E1 डाउट है डेल को। देखो बेटा E1 में कहता है, बताता हूं E1 देखो। देख बेटा, कहता है ए वेव रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू इतना is superimposed with the way to form a stationary wave such that x इक्वल टू 0 is a node। है ना बेटा, अगर हमको नोड चाहिए, इसका मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए ना बेटा, बोलो कहाँ होना चाहिए, एट x इक्वल टू 0, है ना बेटा। तो एक वेक्टर को दिया हुआ है ना, अब बोलो x इक्वल टू 0 पुट करो, तो ये y1 कितना हो गया, y1 हो गया a cos ओमेगा t, है ना बेटा। अब बताओ इस वाले में अगर मैं x 0 करूं तो क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा t। अब बताओ इसको इसको जोड़ने से 0 होगा क्या, होगा 0? नहीं होगा ना बेटा, तो ये नोट नहीं हो सकता। इसको चेक करो, इसको करो, पुट करो, तो जगह माइनस a cos ओमेगा t। अब बताओ इससे हो जाएगा 0, हो जाएगा ना, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, E3 देखो बेटा, E3 में इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव एंड ट्रेवलिंग वेव दिया हुआ है बेटा, है ना। हमसे पूछा गया है phi1 अपॉन phi2 क्या होगा। देखो तो बेटा कहा गया बेटा एक स्टेशनरी वेव है और एक ट्रेवलिंग वेव है। y1 इक्वल टू इतना है, देखो ध्यान से, y1 इक्वल टू इतना है ना बेटा। बताओ इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं बेटा, x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा ना, बोलो। इसका मतलब बेटा x इक्वल टू 0 जो है वो नोड है, x इक्वल टू 0 बेटा ये नोड है ना। हमसे पूछा गया बेटा पाई बाई 3 के, पाई बाई 3 के का मतलब क्या हो गया रे, ये हो गया लैम्डा बाई 6, और इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 3 लैम्डा बाई 4। बोलो होगा ना, बोलो। ठीक है, तो देख बेटा लैम्डा बाई 6 जो होगा वो अगले वाले नोड से पहले होगा, बोलो बेटा, है ना। और देखो बेटा 3 लैम्डा बाई 4 जो होगा वो इसके अगले वाले नोड से पहले होगा, बोलो, है ना। तो क्या दिख रहा है बेटा, एक पॉइंट नोड के पहले है और एक नोड पॉइंट के बाद है। तो क्या कहते हैं बेटा, अगर कोई पॉइंट नोड के अगल बगल में हो तो फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई ना बेटा। दो नोड के बीच में हो तो फेज डिफरेंस 0, और आजू बाजू हो तो फेज डिफरेंस कितना, पाई। अब आ जाओ ट्रेवलिंग वेव में। अब ट्रेवलिंग वेव में क्या कहोगे, भाई यहां तो होता है फेज डिफरेंस के डेल्टा एक्स, होता है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा के डेल्टा एक्स, इन दोनों एक्स का डिफरेंस, इसका मतलब 3 पाई बाई 2 के माइनस पाई बाई 3 के, है ना बेटा। कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 2, ये हो जाएगा बेटा 7 पाई बाई 6, है ना। तो डिफरेंस क्या हो गया, रेशियो, समझ गए। अब E6 देखो बेटा, E6 में कहता है वन एंड ऑफ द टू वायर ऑफ सेम मेटल एंड सेम लेंथ। एक का रेडियस आर है बेटा, एक का रेडियस आर है ना। तो देख बच्चा समझ पहले इस चीज को कि
तो यहाँ ही बताना पड़ेगा। देखो देख बच्चा, डेंसिटी मेटल सेम ना बेटा, मेटल सेम ना, मेटल सेम ना बेटा, तो डेंसिटी सेम। तो अब बताओ डेंसिटी जो बात करोगे अगर, तो डेंसिटी इनटू एल लंबाई के लिए कितना बोलोगे, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल बोलोगे ना। लेकिन अगर लीनियर मास डेंसिटी बोलते हो तो क्या बोलोगे, म्यू इनटू एल। इसका मतलब बेटा म्यू जो है प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो ध्यान से, मैं कहूं एल लंबाई के वॉल्यूम का मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या ऐसे भी कह सकते हैं लीनियर मास डेंसिटी इनटू एल, तो उससे निकल गया मेरा लीनियर मास डेंसिटी का संबंध। तो देख बेटा अगर रेडियस का रेशियो आर टू आर है, इसका मतलब म्यू वन अपॉन म्यू टू जो हमारा होगा बेटा ये 1/4 होगा ना, बोलो ठीक है। अब कहता है सवाल में, द वायर इज यूज्ड एज सोनोमीटर वायर एंड जंक्शन इज प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिजेस, द टेंशन T is applied in the wire, if junction is node is formed, the ratio of number of loops formed in the wire is। कहता है बेटा दोनों में कितने बनेंगे नंबर ऑफ लूप्स। तो देख बेटा अगर ये जंक्शन है, इसमें मान ले नंबर ऑफ लूप्स, इसमें नंबर ऑफ लूप्स मान ले m लूप्स, और इसे मान ले बेटा n लूप्स, है ना। तो क्या बोलोगे, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, इसका मतलब m इंटू v1/2l बराबर n इंटू v2/2l। सवाल में लिखा है बेटा सेम लेंथ, लेंथ कट गया ना, ठीक है। और टेंशन भी सेम था बेटा, म्यू का रेशियो पता है ना हमको, तो क्या कहेंगे m/n इक्वल टू v2/v1 इक्वल टू स्क्वायर रूट μ1/μ2। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना बच्चा। म्यू का रेशियो इससे आया बेटा, देखो ना म्यू प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर निकाला ना मैंने, ठीक। E7 पूछना आदित्य को, E7 देखो बेटा E7 स्टेशनरी वेव दिया है बेटा, ये एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेव। अरे बेटा हम लोग जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, यहाँ पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 2a पढ़ा था ना, बोलो। तो 2a इक्वल टू स्मॉल a, तो कैपिटल A बराबर कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा ना, ठीक है। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, 1 में देखो बेटा ये सवाल में कहता है कि 4 सिनुसॉइडल वेव्स। हाँ बेटा एक्सरसाइज 1 के बता रहा हूं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 मैचिंग कॉलम, पार्ट 3 नहीं था होमवर्क, तो क्या था होमवर्क, और क्या था होमवर्क, खाली यस नो यस। एक्सरसाइज 2 था पार्ट 1, ओके निकालो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, फिर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 से 5 नहीं बना पाया, 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। देखो 2 नंबर में कहता है ग्राफ शोज 3 वेव्स अंडर a same tension along x axis ω1 ω2 are their angular frequencies, then क्या होगा। देखो तो बेटा क्या दिख रहा है, अगर 1 नंबर को देखो और 3 नंबर को देखो तो क्या दिख रहा है बेटा, λ1 इक्वल टू λ3 दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना, λ1 λ3 बराबर है ना बेटा, ठीक है। और क्या दिख रहा है, λ2 का तो आधा है, बोलो ठीक है। जिसका लैम्डा ज्यादा है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, बोलो। जिसका लैम्डा बड़ा है बेटा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो क्या कहोगे, ω1 बराबर ω3 और ये होगा बेटा 2ω2, ठीक है। आगे चलो, 3 नंबर किसी ने कहा था, ए ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव ऑफ स्ट्रिंग लीनियर मास जो दिया है बेटा, इक्वेशन दिया है, तो कहता है द टेंशन दे, खुद से निकाल बेटा, खुद से निकाल इसको। ये ओमेगा है ये के है, पहले v निकालो और v बराबर √T/μ करो। 4 नंबर देखो,
A heavy uniform rope of length L suspended from a ceiling. A particle is dropped from the ceiling at the instant when bottom end is given the jerk. Where will the particle meet? बोल बेटा, अगर मान लिया जाए कि ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, ये अगर स्ट्रिंग है ना बेटा, तो यहां से पार्टिकल गिरता है, उसका क्या होता है? एक्स जी होता है ना, एक्सेलरेशन. बोलो, ठीक है. अब बताओ बेटा, यहां से जो वेव ऊपर जाता है, इस वेव का कितना होता है एक्सेलरेशन? बोलो बोलो, क्या बताया था मैंने? वेव जाता है तो बेटा वेव का होता है g/2 एक्सेलरेशन. नोट में चेक करना है, क्वेश्चन कराया मैंने, समझा बेटा? इसका मतलब जिस जगह पे मिलेगा बेटा, जिस जगह पे मिलेगा, अगर x ट्रेवल करेगा तो डबल ट्रेवल करेगा 2x. इसका मतलब 3x बराबर l, तो x बराबर l/3. तो बॉटम से l/3 ना बेटा. 6 नंबर सवाल. 5 नंबर सवाल देखो, 5 नंबर. An object of specific gravity rho is hung from a thin steel wire. Fundamental frequency for transverse standing wave is 300 Hz. अब डुबा देंगे बेटा पानी में, तो न्यू फंडामेंटल क्या होगा? देखो, कहता है बेटा कि एक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक ग्रेविटी रो मान लो, है ना बेटा, उसको हंग फ्रॉम ए थिन स्टील वायर. ठीक, तो क्या लिखोगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी b/2l ना बेटा. बोलो, और भी कितना हो जाएगा? T बराबर mg, बोलो, बाई म्यू डिवाइड बाई 2l, इक्वेशन नंबर 1, है ना बच्चा? अब जब इसको तुम डुबा दोगे बेटा वाटर में, तो पानी में डुबा दोगे तो टेंशन बढ़ जाएगा ना, घट जाएगा ना बेटा? बोलो, अब क्या हो जाएगा टेंशन? अब हो जाएगा स्क्वायर रूट mg माइनस बाई एनसी बाई म्यू डिवाइड बाई 2l, है ना? अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा f बाई 300 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mg माइनस b बाई mg स्क्वायर रूट ऑफ b dg माइनस b डेंसिटी ऑफ लिक्विड, b डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g डिवाइडेड बाई v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू g. तो हो गया f इक्वल टू 300 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस डी लिक्विड बाई डी, है ना बेटा? और d बाई डी लिक्विड क्या होता है बेटा? ये रो होता है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी. बोलो, ठीक है, पुट कर लो. तो ये हो गया बेटा 300 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 बाई रो. ठीक है. अब कहता है 6 7 5 6. देखो 6 में 2 पार्ट है बेटा, सीखो इसको, अच्छा सवाल है. तो देखते बेटा, इस सवाल में पहला पूछा है वेलोसिटी ऑफ पल्स प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट रेडियल डिस्टर्बेंसेस. देख ध्यान से बेटा, डायग्राम पे ध्यान देना. मान लिया मैंने बेटा, इसमें मैंने मान लिया एक छोटा सा हिस्सा, इसमें एक छोटा सा हिस्सा मैंने मान लिया. ठीक है, इसका एंगल है बेटा डी थीटा. ठीक है, तो देखो, तो इस एलिमेंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा ना. बोलो, ऐसे dm ओमेगा स्क्वायर आर, बोल बेटा, लग रहा होगा ना. और इस पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा बेटा. देखो, यहां से ऐसे लग रहा होगा बेटा टेंशन, और यहां से ऐसे लग रहा होगा टेंशन, है ना? बोलो, ठीक है. और अब देखो बेटा, इन दोनों टेंशन का जो रिजल्टेंट जो आएगा बेटा, है ना, ये अंदर की तरफ आएगा, ऐसे आएगा. बोलो बोलो बेटा, ऐसे आएगा रिजल्टेंट, है ना? अब देखो बेटा, इन दोनों टेंशन के बीच में जो एंगल होगा, ये होगा डी थीटा एंगल, है ना? ये हो जाएगा बेटा पाई माइनस डी थीटा. ठीक है, तो इन दोनों टेंशन का रिजल्टेंट होगा बेटा 2t cos
पाई माइनस डी ईटा बाई 2 बराबर डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना बेटा। अब ये हो जाएगा 2t इंटू, ये हो जाएगा बेटा साइन डी ईटा बाई 2 बराबर डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, है ना बेटा। स्मॉल एंगल के लिए साइन ईटा बराबर ईटा हो जाता है बेटा। डीएम क्या होगा, तो कहोगे म्यू इंटू आर डी थीटा। बोलो बेटा म्यू इंटू इसकी लंबाई हो जाएगी बेटा आर डी थीटा। पाई माइनस थीटा कैसे हो गया, अरे बेटा ध्यान से देख बेटा, ये शेप बन रहा है ना, ये शेप जो बन रहा है ना ऐसे बन रहा है, देखो बोलो ऐसे बन रहा है ना शेप। बोलो ये 90 एंगल है, ये 90 एंगल है, ये डी थीटा एंगल है, तो ये कितना एंगल होगा ना। चलो आगे देखो, तो देख बेटा ये हो जाएगा म्यू आर डी थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, है ना बेटा। अब देखो डी थीटा कैंसिल, 2 कैंसिल, तो टेंशन हो गया बेटा म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट टी बाई म्यू, इसका मतलब आर ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा आर बराबर एल बाई 2 पाई इंटू ओमेगा। बोलो बेटा बात समझ में आया, ठीक है बेटा। आंसर क्या हो गया ओमेगा एल बाई 2 पाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चा। आगे देखो बी वाला पार्ट, इन द अबव क्वेश्चन मोशन ऑफ पल्स एंड रोटेशन ऑफ लूप बोथ इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गया तो ऐड हो जाएगा ना बेटा ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर, तो 2 ओमेगा आर हो जाएगा ना। बोलो अपोजिट डायरेक्शन में आओगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलो, डेल लिख रहा है आगे नहीं सर। हर्षित बोल रहा है 21 नंबर 21। शिवम यस प्लीज। शिवम आनंद 15। ओके कोई बात नहीं, छोड़ देता हूं। चलो आगे का होमवर्क देख लो, आगे का होमवर्क में स्ट्रिंग वेव एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 3 ये दोनों कंप्लीट करो, ठीक है। और डीपीपी 39, ठीक है। चलो बाय बच्चा, मीटिंग बंद कर रहा हूं।